हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई का हमारा केमिस्ट्री। इसके पहले मैंने मैथ्स के 3 से 4 चैप्टर्स आपके फिनिश करवा दिए हैं। फिज़िक्स में हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग मूव करने वाले हैं दूसरे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में। अभी तक हम लोग मैथ्स और फिज़िक्स को कंप्लीट कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि अगर हम लोग बस एक सब्जेक्ट में आगे बढ़ते रहे तो दूसरा पीछे छूट जाएगा। सो जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस वी आर बैक टू अनदर सब्जेक्ट दैट इज़ केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स का एक चैप्टर फिनिश हो ही चुका है। देखते हैं केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। व्हाट इज़ द फर्स्ट चैप्टर? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हम लोग इसी टॉपिक को आज स्टार्ट करने वाले हैं। आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जो टॉपिक्स हैं वो सारे बुक्स में करीब करीब सेम रहते हैं। हाँ, अगर आपको मार्क्स के हिसाब से देखना है, अगर आपको एक बेसिक उसका स्ट्रक्चर चाहिए, बेसिक सिलेबस चाहिए, तो वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आप इजीली एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम लोग फर्स्ट चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो जो टाइटल है हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होगा। क्यों फेमिलियर होगा? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, शायद आपने 8, 9 क्लास कई बार आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। और आपको पता है, मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले टाइटल को डिस्कस करने वाला हूँ। थिंक दैट व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस। क्या आपके दिमाग में आ रहा है केमिकल रिएक्शंस सुनते के साथ? केमिकल रिएक्शंस मीन्स, हो सकता है बचपन में आपने जो डेफिनेशन पढ़ा हो वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, वो थोड़ा सा अब आपके लिए चेंज होके आ जाए, बाकी द बेसिक आइडिया रिमेन्स द सेम। केमिकल रिएक्शंस मीन अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। A process which involves the formation of a new substance is called chemical reaction। यानी कि chemical reaction का मतलब क्या है? अगर मैं इसकी definition लिखना चाहूँ तो प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन। प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, हो सकता है आप लोगों को कुछ हो सकता है अपने लास्ट अर्लियर क्लासेस से कुछ डिफरेंस लग रहा हो, बट दिस इज़ द रियल डेफिनेशन, दिस इज़ द थिंग। अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। देखिए, मैंने 3 बार इस डेफिनेशन को रिपीट किया है ताकि आपके दिमाग में ये फिट इट हो जाए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, ध्यान से देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस या केमिकल रिएक्शन को और दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसे हम लोग ये भी कहते हैं प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो आप दोनों तरीके से कह सकते हो, प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस या फिर प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो ये वर्ड्स तो मैंने बता दिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि बुक में आप बस इतना देख लेते हो, आगे बढ़ जाते हो। इससे दिक्कत क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये डिटेल में समझ में नहीं आता है। तो मैं इसका डिटेल में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा कि एक्चुअल में केमिकल चेंज होता क्या है। वैसे तो आपने इसे जूनियर क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप में से किसी को याद नहीं है या कोई दिक्कत है तो मैं आपके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है। केमिकल चेंजेस का मतलब होता था अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। उसी के जगह दूसरा जो टाइप होता था, 2 तरह के चेंजेस होते थे, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता था? नो न्यू सब्सटेंस वेयर बीइंग फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस वेयर बीइंग फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस में यही होता था कि कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता था। एंड केमिकल चेंजेस में क्या होता था? ऑलवेज न्यू सब्सटेंस वेयर बीइंग फॉर्म्ड। इसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन ज़रूर होता था। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। आई होप
आप समझ चुके होंगे अभी तक दैट केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। चेंजेस दो तरह के होते हैं किसी भी बॉडी में, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस का मतलब होता है व्हेन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड सच चेंजेस आर सेड टू बी केमिकल चेंजेस, व्हेन नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड सच चेंजेस आर सेड टू बी फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको केमिकल चेंजेस का। केमिकल चेंजेस का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग आपने सुना होगा। क्या होता है, आप अगर आयरन को बहुत लंबे टाइम के लिए खुले में छोड़ दो, मॉइस्चर में छोड़ दो, वाटर में छोड़ दो, एयर से रिएक्ट करने के लिए छोड़ दो, तो धीरे धीरे उसका जो फर्स्ट लेयर होता है, ऊपर का जो लेयर होता है, वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगता है, सड़ने लगता है। एंड दैट फेनोमेना इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार अगर आयरन के ऊपर का वो जो लेयर है, एक बार आयरन के ऊपर का जो वो लेयर है, वो अगर एक बार डिटोरिएट हो गया तो वो वापस से चेंज नहीं हो सकता। वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, वो रस्ट प्रोड्यूस हो गया, वो अब आयरन नहीं रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंसेस बीइंग फॉर्म। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड क्या है, वो भी एक केमिकल चेंज है। कैसे कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है, क्योंकि हम उसमें जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करें वो हमारे वेजिटेबल्स है, ठीक है, वेजिटेबल्स है या राइस है, जो भी है। एंड व्हेन वी अप्लाई हीट एंड अदर फैक्टर्स टू इट चेंजेस कम्प्लीटली। क्या आपको कच्चे में जिस तरीके का रॉ वेजिटेबल लगता है वैसा वो लगता है, नहीं, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। everything gets changed in that. So cooking of vegetables, rusting of iron, and there are many so much examples. These are examples of chemical changes. I hope आपको chemical change का meaning समझ आ गया हो, chemical reactions क्या होते हैं उसका मतलब समझ में आ गया होगा। chemical reaction का मतलब such reactions which involve chemical changes। साफ साफ मैं आपको एक लाइन में definition अगर लिखवा दूँ तो हम लोग लिख सकते हैं such process which involves chemical changes, such process which involves chemical changes is called chemical reaction। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। सच प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस, एंड केमिकल चेंजेस का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म। जहाँ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंजेस। एंड ऐसे प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन को लेके। अब हम लोग इस टॉपिक में धीरे धीरे डिग इन करेंगे, एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे क्या है केमिकल रिएक्शन, क्या होते हैं केमिकल इक्वेशंस, कितने टाइप के हैं, एंड ऑल द डिटेल्स। तो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो फॉर एंटायर नॉलेज, डोंट स्किप इट अप। चलते हैं हम लोग आगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व जो टर्म्स थे वो हम लोगों ने समझ लिए थे, जैसे कि हम लोगों ने समझा फिज़िकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ये सारी बातें हम लोगों ने डिटेल में समझ ली थी। फिज़िकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस आप बहुत ही बेसिक लेवल से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ज़्यादा इसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं एक दो बात और क्लियर कर दूँ, एट फिज़िकल चेंजेस में मैंने अभी आपको बताया था कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। हम लोग एक तरह का डिस्टिंग्विश कर लेते हैं फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बीच में। फिज़िकल में नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंसेस are formed, and in this new substances are formed। फिज़िकल के केस में क्या होता है, फिज़िकल में नॉर्मली जो चेंजेस होते हैं दे आर टेम्पररी। फिज़िकल में जो चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं एंड दे कैन बी रिटर्न्ड। एंड केमिकल चेंजेस में नॉर्मली जो होते हैं वो परमानेंट है, ठीक है। ये एक बार, इसका कहने का मतलब है कि इसको एक बार कर दिया तो हम लोग वापस से ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक बार केमिकल चेंजेस हो गए तो वापस से आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते, वापस पहले जैसा नहीं कर सकते, वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो चुका है। इन जनरल फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में ये दो बेसिक डिफरेंस तो होते ही हैं। अब इसके अलावा केमिकल चेंजेस
में क्या क्या होता है वो हम लोग आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं कि जब केमिकल चेंज होते हैं तो क्या क्या होते हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चीज़ को समझने के लिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, कैसे होता है, कैसे डिटेक्ट करें कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं, इस चीज़ के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला जो मैं आपको इसमें एग्जांपल देने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें कैसे पता चले, किन कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या ऐसा हो कि हमें पता चले कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आपको दिखेंगे, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। मैं उन सब सारे फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें से सबसे पहला फैक्टर जो हमारा है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है दैट जब भी ऐसा सब्सटेंस में एक केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब है कि एक गैस प्रोड्यूस होगा, एक नया गैस प्रोड्यूस हो जाएगा आउट ऑफ नोवेयर। अभी तक उसमें कोई गैस था नहीं या गैस था भी तो दैट इज़ नथिंग। अब क्या होगा, एक नया गैस का प्रोडक्शन होगा। दो सब्सटेंसेस या एक दो सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंसेस का रिएक्शन हो रहा है, एक सब्सटेंस का भी हो सकता है, दो सब्सटेंस का भी, अगर हो रहा है रिएक्शन तो एक नया गैस इवॉल्व होगा, इस बीच में एक नया गैस प्रोड्यूस होगा एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो मैं अभी आपको 4-5 फैक्टर्स बताने वाला हूँ, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ। उनमें से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको ज़रूर दिखेंगे और आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि क्या एक केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर दूं तो व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ, या ध्यान देंगे कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझने ही है, साथ में सबके एग्जांपल्स आपको ज़रूर ध्यान में रखने, कम से कम एक। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ H2SO4, H2SO4 आप सबको पता है क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं पता है तो आज हम लोग आज के क्लास में धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों को सीखने वाले हैं। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है देन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। यानी कि अभी तक आप देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे, जिंक एक मेटल है, ये एक सॉलिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है एंड आउट ऑफ नोवेयर हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है दैट कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें बहुत तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स दिख सकते हैं। उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और अचानक से हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गया, यानी हमें दिख रहा है कि एक नया गैस फॉर्म हुआ है, एक डिफरेंट गैस फॉर्म हुआ है। यानी कि ये किस केस कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, यानी कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर हम लोग अपने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखिए जैसे ही मैंने ये सेंटेंस लिखा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये वर्ड आ गया होगा दैट व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट। ऑल्दो बहुत सारे बच्चों ने इसे पढ़ा भी होगा पहले और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को जानते भी होंगे, लेकिन जो बच्चे इस टॉपिक को नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय अ सॉल्यूशन। insoluble solid substance formed in a solution। यानी कि प्रेसिपिटेट का मतलब है एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि कैसा होता है नेचर में, वो इनसोल्यूबल होता है, वो मिक्स होने वाला नहीं है, वो मिक्स नहीं होगा,
ये सोल्यूबल नहीं है, ये इनसोल्यूबल सॉलिड है। एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होगा विच इज़ इनसोल्यूबल एंड दिस इज़ नॉर्मली फॉर्म बाय अ सोल्यूशन और इन अ सोल्यूशन। प्रेसिपिटेट जो होता है वो नॉर्मली एक सोल्यूशन में ही प्रोड्यूस होता है, और वो किस टाइप का होता है? इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के हो सकते हैं, येलो, ब्राउन, ब्लैक, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी सोल्यूशन के बीच में अगर एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो जा रहा है देन दैट इज़ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट मैं बता रहा था, जिस तरीके से मैंने अभी आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल बताया था। तो प्रेसिपिटेट जब मैंने आपको बता दिया तो इसका मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का हम लोग जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, यानी कि कभी भी हम किसी तरह के सब्सटेंस के साथ किसी तरह का भी काम कर रहे हैं एंड अचानक से उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप क्या समझ जाओगे कि अगर इसमें इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का आपको एक कैरेक्टरिस्टिक दिख गया, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन का केस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी तक डिफरेंट चीज़ों के एग्जांपल देखे, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल देखा, उसी तरह हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल देखने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का सबसे इजी एग्जांपल है पोटाशियम आयोडाइड। व्हेन पोटाशियम आयोडाइड, मैं अभी आपको एक एक करके सब एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप इसे ध्यान में रखेंगे, आगे ये काम आने वाला है। एंड पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट। जब पोटाशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट, इट फॉर्म्स लेड आयोडाइड। क्या फॉर्म करता है ये? इट फॉर्म्स लेड आयोडाइड एंड दिस लेड आयोडाइड इज़ येलो इन कलर। दिस लेड आयोडाइड जो फॉर्म हो रहा है दैट इज़ येलो इन कलर। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में बता रहा था कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 2 मैंने क्या बताया? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल है पोटाशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म हो जाता है? लेड आयोडाइड फॉर्म हो जाता है विच इज़ येलो इन कलर, ठीक है। पोटाशियम आयोडाइड वॉज रिएक्टिंग विथ लेड नाइट्रेट एंड ऑल ऑफ अ सडन क्या फॉर्म हो गया? आपके इस सोल्यूशन में, इन दोनों के सोल्यूशन के बीच में क्या फॉर्म हो गया? एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो गया। क्या है वो इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस? उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट एंड दैट इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस गिवन हियर इज लेड आयोडाइड विच इज़ येलो इन कलर। आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये दो सोल्यूशंस को हमने मिलाया, इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन को मिलाया और बीच में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, यानी एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेड आयोडाइड। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। आते हैं हम लोग आगे की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है, हमने बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हमने पढ़ लिया। थर्ड वन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ चेंज इन कलर। द थर्ड वन इज़ चेंज इन कलर, यानी कि जब आप दो या किसी भी एक से भी हो सकता है, अगर आप किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है इस तरह का, किसी भी तरह का चेंज हो रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन द कलर ऑफ द सब्सटेंस, द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस। If the color of the substance or the color of the solution changes, then आप क्या देखोगे कि ये अचानक से चेंज क्यों हो गया? आपको समझ जाना है दैट इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन कलर, आपको ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, यानी ये किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है? केमिकल रिएक्शन का। आप समझ जाओगे ये क्या है? केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। आइए देखते हैं, ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन कलर सिंपल सी बात है कि कलर चेंज हो जा रहा है। तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा? मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल इसका बताता हूँ। व्हेन साइट्रिक एसिड आपने सुना होगा, लेमन्स वगैरह में पाए जाते हैं और फूड प्रिजर्व करने के लिए साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। साइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ पोटाशियम परमैग्नेट आप लोगों ने सुना होगा 8 क्लास 9 क्लास में ज़रूर। व्हेन साइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ पोटाशियम परमैग्नेट, देन आपको मैं बता दूं इसमें चेंज क्या होता है। मैं सीधे बताता हूँ। पोटाशियम परमैग्नेट का नॉर्मली जो कलर होता है वो होता है पर्पल। पोटाशियम परमैग्नेट किस कलर का आता है?
पर्पल कलर का होता है। अगर आप लैब में गए होंगे, आप लोगों ने लेबोरेटरी में देखा होगा, तो पोटाशियम परमैंगनेट आपको किस कलर का मिलेगा? पर्पल कलर का मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें साइट्रिक एसिड को ऐड कर देते हो, जैसे ही आप इसमें साइट्रिक एसिड को ऐड कर देते हो, साइट्रिक एसिड को मिक्स कर देते हो, आपको क्या देखने को मिलेगा कि पोटाशियम परमैंगनेट का कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन द पर्पल कलर ऑफ द पोटाशियम परमैंगनेट आफ्टर रिएक्टिंग विथ साइट्रिक एसिड, व्हाट डज इट बिकम्स? It disappears and it becomes colorless. It becomes colorless. This means that इन दोनों सब्सटेंस को रिएक्ट करने पे रिएक्ट करवाने पे हमें क्या दिख रहा है? इसका पर्पल कलर चेंज हो चुका है, कलरलेस हो चुका है। इट मीन्स ये क्या है? वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी आप समझ सकते हो कि इस केस में एक केमिकल चेंज हो रहा है, यानी कि ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल्स मैं जो बता रहा हूँ वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छे से समझ भी सकते हो और इजीली याद भी रख सकते हो अगर आप एग्जाम्पल्स को याद रखोगे। और अगर आप एग्जाम्पल्स को याद नहीं रखते हो तो आगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। चेंज इन कलर के बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन कलर के बाद हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ वॉच द एंटायर वीडियो टू अंडरस्टैंड। मैं एक एक चीज़ को धीरे धीरे स्लोली एक एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन आप एक एक टॉपिक को समझ जाओगे अगर आप क्लास को ध्यान से देखते हो। ठीक है, अभी तक मैंने बहुत सारे क्लासेस देखे यूट्यूब पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि एक एक चीज़ को डिटेल में, जो बच्चों के दिल में मन में जो डाउट्स होते हैं उन डाउट्स पे, छोटे छोटे डाउट्स पे क्वेश्चंस नहीं अराइज करते हैं। वो क्लासेस बहुत ज़्यादा टॉपर्स के लिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, वो देख सकते हैं, या आप एक मोनोटोनस तरीके से लोग पढ़ाते हैं। जो डाउट्स हैं आपके लिए उन्हें क्लियर नहीं किया जाता है। दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस क्लास, सो दैट आपके मन में एक एक जो लास्ट डाउट है, मैं एक एक छोटे से छोटे बेसिक्स को आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ। एंड दैट इज़ वाई द नेम ऑफ आवर चैनल इज़ द बेसिक्स। चलिए देखते हैं क्या है चेंज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इस केस में चेंज होता है। मैंने अभी तक 3 कैरेक्टरिस्टिक बता दी, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर। अब हम लोग आते हैं चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आप तो पढ़ के ही समझ रहे होंगे क्या होगा इस केस में। टेम्परेचर जो भी होगा सब्सटेंस का, सोल्यूशन का, वो टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। आइदर वो हाई होगा, आइदर वो लो होगा, जैसा भी होगा। देखते हैं किस तरह का यहाँ पे होने वाला है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। व्हेन वी ऐड कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यू विल नोटिस दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व्ड। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड। बहुत सारा, मतलब ज़बरदस्त क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप में से बहुत लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअल में क्या होता है, वो जो चूना हम लोग अपने घर पे या कहीं पे भी वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, जो चूना यूज़ होता है, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड वही है। इफ़ वी रिएक्ट दिस कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, देन स्लेट लाइम प्रोड्यूस होता है। ये सब मैं बाद में बताऊंगा, क्विक लाइम एंड वाटर रिएक्ट्स एंड स्लेट लाइम्स प्रोड्यूस। फिलहाल आप नाम से जानो, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ, यानी चूने को जब पानी में मिक्स करते हैं, आप देखोगे कि वाइट वॉशिंग के पहले, अगर किसी ने देखा होगा कहीं पे, वाइट वॉशिंग के पहले अगर हम लोग चूने को पानी में डालते हैं, आपको वाइट वॉशिंग करना है तो चूने को पानी में मिक्स करना होगा ताकि आप उसे पेंट कर सको। तो जब आप उसमें मिक्स करते हो, जैसे ही ऐड करोगे वो खौलने लगता है, वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे हो जाता है, अचानक से बॉईल करने लगता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ द सिंपल एग्जाम्पल। व्हेन यू ऐड कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, आप अचानक से देखोगे कि वो बॉईल होने लगा। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। आपको इसको देखते के साथ समझ जाना है कि अचानक से ये दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पे थे, दोनों ही क्या थे, नॉर्मल टेम्परेचर पे थे, दोनों को ऐड किए, अचानक से बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हो गया। यानी क्या हुआ है यहाँ पे, अ ग्रेट डील ऑफ चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। एंड इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर, आप समझ जाओगे किस टाइप का रिएक्शन, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो ये अलग अलग, देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक बार बता दूँ, ये चारों किसी एक में मिले ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी में बस एक ही हो, किसी में 2 हो, ठीक है। एक भी अगर है तो आपको समझ जाना है दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन।
आई होप आप समझ रहे होंगे. So when calcium oxide reacts with water, a large amount of heat is produced. This is the example of change in temperature characteristic of a chemical reaction. आते हैं हम लोग अपने लास्ट एग्जाम्पल पे. हमारा लास्ट एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट. चेंज इन टेम्परेचर हो गया हमारा. अब हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है चेंज इन स्टेट. आप स्टेट से समझ जाओ, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर यानी कि लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, ऐसा कई ऐसे इस टाइप के कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ. व्हेन वैक्स इज़ बर्नड, वैक्स आप लोग समझते हो, कैंडल आपने देखा होगा, कैंडल देखा होगा. तो जो कैंडल होता है वो कैसे बना होता है? वैक्स का बना होता है. व्हेन वैक्स इज़ बर्नड, आप देखोगे जब वैक्स का कैंडल कुछ इस तरीके से होता है. व्हेन वैक्स इज़ बर्नड, आप देखोगे वो धीरे धीरे फ्लो करता है नीचे की तरफ. ये क्यों फ्लो करता है? ये जब कैंडल को आप इस तरह से बर्न कर रहे हो तो ये धीरे धीरे दोनों तरफ फ्लो करते रहता है. ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं. आप इस केस में देखो, वैक्स को जब हम बर्न कर रहे हैं, वैक्स किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में. लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स देता है वैक्स, ये दो प्रोडक्ट्स देता है, CO2 एंड वाटर. CO2 आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है? ये गैसियस फॉर्म में है. एंड वाटर किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है. तो आप साफ साफ देख सकते हो, एक सॉलिड को बर्न करके, एक सॉलिड का केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो वो बिल्कुल अपना स्टेट चेंज कर ले रहा है. वो दो डिफरेंट स्टेट्स में चला जा रहा है. एक तरफ वो एक गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, दूसरी तरफ वो लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहा है. तो आपको क्लियर समझ जाना चाहिए कि जब इस तरह से चेंज इन स्टेट हो रहा है, बिल्कुल सॉलिड से एक गैस में कन्वर्ट हो गया, दूसरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी ये किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है? ये चेंज इन स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक है. और अगर ऐसा चेंज हो रहा है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है आपके पास, यानी कि दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो ये 5 जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, ये 5 हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ध्यान से इसे देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत काम आने वाला है. और मैं बार आपको बता दूं, आपसे सिर्फ ये 5 पॉइंट्स नहीं पूछे जाएंगे. मैंने अभी आपको जो एक एग्जाम्पल्स बहुत डिटेल में समझाए, वो एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो प्लीज़ उन 5 एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर ले. आप वीडियो को रिवाइंड कर ले, पॉज कर दें, एक जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया उसे नोट डाउन करें, इससे रिलेटेड नोट्स बनाएं, तभी आप आगे इसको ढंग से कर पाओगे. अगर आपको ढंग से पढ़ना है और मार्क्स अच्छे से स्कोर करने हैं तो मार्क्स स्कोर करने से ज़्यादा पढ़ने पे, कॉन्सेप्ट बनाने पे अपना फोकस डालिए. इसमें मैंने आपको प्रेसिपिटेट का भी डेफिनेशन बता दिया. कभी कभी प्रेसिपिटेट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एट व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट, क्या होता है. तो इसका भी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे अपने हिसाब से बना के. मैंने तो बता दिया था दैट प्रेसिपिटेट मीन्स एन इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय अ सॉल्यूशन. तो ये 5 पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के. फटाक से आप इसे नोट डाउन करिए. तब तक हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम लोगों ने समझ लिया, जैसे प्रेसिपिटेट हो गए, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लिए. इस तरीके के टर्म्स को हम लोगों ने अभी तक समझ लिया. अब मैंने जब इंट्रोड्यूस किया तो मैंने टॉपिक का नाम बताया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन तक तो बात ख़त्म नहीं थी, इक्वेशंस भी हैं साथ में, बट मैंने अभी तक इक्वेशंस पे कोई डिस्कशन नहीं किया. तो आइए अब हम लोग पूरे टाइटल का मतलब समझते हैं. केमिकल रिएक्शंस तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन ये केमिकल इक्वेशंस क्या है हम लोग समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशंस, ध्यान देंगे. एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं. जैसे अगर मुझे बताना है कि कोई एक सब्सटेंस या 2 सब्सटेंस किसी के साथ रिएक्ट हुआ है और किसी तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, 2 रिएक्टेंट्स या 3 रिएक्टेंट्स या एक सिंगल रिएक्टेंट से किसी तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे शो करेंगे. देखिए, एक केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं. मैं वो तीनों तरीका आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ. केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का पहला जो तरीका होता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो पहला तरीका है वो है स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट. आप स्टेटमेंट लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो केमिकल रिएक्शन को. दूसरा जो तरीका है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, दूसरा तरीका है वर्ड इक्वेशन. दूसरा तरीका होता है वर्ड इक्वेशन, यानी कि आप उसे वर्ड्स के फॉर्म में
से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड थर्ड एंड द लास्ट वन मेथड इज़ केमिकल इक्वेशन। थर्ड वन इज़ केमिकल इक्वेशन। अब ये कैसे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। स्टेटमेंट, सब क्या तरीके हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के, स्टेटमेंट के थ्रू, वर्ड इक्वेशन के थ्रू या फिर केमिकल इक्वेशन के थ्रू। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। स्टेटमेंट का मतलब, जैसे कि मैं एक रिएक्शन ही शो कर देता हूँ आपको, सबसे आसान तरीके से आप समझ जाओगे। फर्स्ट वन स्टेटमेंट, जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसमें लिख सकते हो जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक। या देखिए इस केस में क्या हो रहा है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, मैंने एक स्टेटमेंट के थ्रू पूरा बता दिया कि क्या हो रहा है इस केस में। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब इसी चीज़ को मैं वर्ड इक्वेशन में आपको शो करता हूँ, वर्ड्स में। जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया मैंने, टू फॉर्म जिंक सल्फेट। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड साथ में किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हो सेकेंड वन क्या है, वर्ड इक्वेशन। फर्स्ट था स्टेटमेंट के फॉर्म में मुझे लिखना पड़ा। दूसरे में आप देख सकते हो जब मैंने वर्ड इक्वेशन लिखा तो इससे कुछ कम टाइम में और कुछ कम वर्ड्स में मैं इसे रिप्रेजेंट कर पाया आसानी से। एंड द थर्ड वन इज़ केमिकल इक्वेशन। आपको अगर केमिकल इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़े तो जिंक का सिंबल होता है Zn, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। आई होप आप सबको याद ही होगा H2SO4, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। गिव्स जिंक सल्फेट दैट इज़ ZnSO4। क्या फॉर्म होता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। आप देख सकते हो मैंने अब तीनों तरीके से लिख दिया। फर्स्ट वन स्टेटमेंट, सेकंड वन इज़ वर्ड इक्वेशन एंड थर्ड वन इज़ केमिकल इक्वेशन। मैंने केमिकल इक्वेशन के तरीके से भी आपको लिख कर समझा दिया। तो इन तीनों तरीकों में सबसे आसानी से मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाया, सबसे आसानी तरीके से मैं केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर पाया हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा। पहली बात ये हमारे लिए टाइम सेविंग होता है, एफिशिएंट होता है। और इस केस में तो मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 2 रिएक्टेंट्स हैं। अगर आपके पास 3 रिएक्टेंट्स होते, 4 रिएक्टेंट्स होते, 5 रिएक्टेंट्स होते, अगर ऐसा होता तो क्या आप एक एक वर्ड वाइज लिखते जाओगे, उतने लंबे दूर तक लिखते जाओगे, कितना लिखोगे? तो दैट इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सिंबल्स के टर्म में सारे एलिमेंट्स को सिंबल्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया। उससे हम लोगों ने फॉर्मूले बनाए, कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाए। आई एम श्योर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डू रिवाइज इट। जल्दी मैं इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्लास पोस्ट करने वाला हूँ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड एंड केमिकल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर चैनल। अगर आपने ये 9th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा है तो मैं भी आपका रिवीजन करवाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को देख के कर सकते हैं। और तीसरे तरीके में हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में सिंबल्स और कंपाउंड्स के फॉर्मूले के टर्म में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करने लगे, जिससे इसे रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो गया। बहुत इजी वे में, टाइम सेविंग और एफिशिएंट तरीके से हम इसे शो कर सकते हैं। जिसमें देखिए इन तीनों ही चीज़ों में हमने जो डिटेल्स दी हैं वो तीनों में ही सेम है। ऐसा नहीं कि थर्ड वन में डिटेल्स भी कम होने वाले। तो अगर हम सेम डिटेल में कम वर्ड्स में आसान तरीके से सिंबल्स के वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम किसे प्रेफर करने वाले हैं? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रेफर द थर्ड मेथड, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। हम इन 2 तरीक़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। कभी कभी वर्ड इक्वेशन यूज़ कर भी लेते हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स दे आर टू लेंथी, दे आर यूज्ड वेरी रेयरली। तो हम किस पे यूज़ करने वाले हैं? केमिकल इक्वेशन पे। और यही हमारा आज का टॉपिक है। केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ लिया था, अब हम लोग केमिकल इक्वेशंस पे फोकस करने वाले, देखने वाले केमिकल इक्वेशंस क्या हैं। आइए बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। क्या होता है केमिकल इक्वेशन, और एक एक करके देखते हैं इनके एग्जांपल्स। देखिए केमिकल इक्वेशन,
मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझा देता हूँ केमिकल इक्वेशन का मीनिंग। केमिकल इक्वेशन का मीनिंग है, हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical equation, it is a short hand representation of chemical equation। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आसानी से एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किस चीज़ की मदद से? आखिर किस चीज़ किस तरीके से ये शॉर्ट हो जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल्स एंड फार्मूले। कैसे इन्हें हम लोग शॉर्ट कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल्स एंड फार्मूले के हेल्प से इसे हम लोग शॉर्ट कर पा रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन का क्या डेफिनेशन है, इससे अब आप मीनिंग समझ सकते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूले। आप सिम्बल्स और फार्मूले के इस्तेमाल से क्या कर सकते हैं? केमिकल इक्वेशन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन भी जो होता है वो एक तरीके का नहीं होता, वो दो तरीके का होता है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या दूसरा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड वाले को हम लोग कभी कभी स्केलेटल या स्केलेटन केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जैसा है वैसे का वैसा है, इसमें कोई भी ऊपर से हम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। तो ये बेसिक केमिकल रिएक्शन होता है अनबैलेंस्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं। अब मैं इसका एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जो बेसिक मीनिंग है यहाँ पे अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बीच में, दैट बेसिक डिफरेंस एंड मीनिंग इज़, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। इसमें दोनों साइड में अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है स्केलेटन में कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ये इसकी श्योरिटी नहीं है। बट बैलेंस में क्या होता है? ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इसमें क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड आपको इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दिखेंगे। अब इस कहने का क्या मतलब है? ये बोथ साइड्स में किसे दिखा रहा हूँ? बोथ साइड्स का मतलब है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A + B गिव्स C + D। सपोज ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों साइड दो हो, किसी साइड एक भी हो सकते हैं, किसी साइड 3-4 भी हो सकते हैं। तो ये इस तरफ वालों को जो रिएक्ट करते हैं, इन्हें हम क्या कहते थे? रिएक्टेंट्स। और दूसरे साइड जो फॉर्म हो रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। तो अनबैलेंस्ड में क्या होता है? नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं रिएक्टेंट्स में, दे आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट्स। जबकि बैलेंस में क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट्स। देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये पूरा एग्जाम्पल। कोई भी सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्टिंग विद HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या फॉर्म होता है? ZnCl2 + H2। क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप इस केस में देखिए, ये रिएक्टेंट्स का साइड मैं लिख देता हूँ और दूसरे साइड प्रोडक्ट्स। अब देखते जाइए, यहाँ पे जिंक रिएक्टेंट्स के साइड पे कितने हैं बताइए? 1 है। प्रोडक्ट्स के साइड में भी कितने हैं? 1 है। दोनों साइड लिख दीजिए 1 1। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में कितना है? ओनली 1। रिएक्टेंट के साइड में ओनली 1 है हाइड्रोजन, जबकि प्रोडक्ट के साइड में आप हाइड्रोजन देख सकते हैं कितना है? 2 है। प्रोडक्ट के साइड में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब आते हैं Cl पे, दैट इज़ क्लोरीन। आप Cl लिखिए। क्लोरीन रिएक्टेंट्स के साइड पे कितना है? बस 1 है, जबकि प्रोडक्ट्स के साइड पे कितना है? 2 है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का, जिंक का सिर्फ इक्वल है, हाइड्रोजन का डिफरेंट है। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट सेम ऑन द बोथ साइड्स।
जो रिएक्टेंट्स के साइड 1 है वो प्रोडक्ट्स के साइड 2 है, जो रिएक्टेंट्स की तरफ 1 है वो प्रोडक्ट्स के साथ 2 है। यानी कि ये किस टाइप का केमिकल इक्वेशन है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो सेम नहीं है। पर आपको कहीं पे भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर दिया है तो आपको नॉर्मली बोला जाएगा दैट प्लीज़ बैलेंस इट, बिकॉज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डज नॉट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। क्या कहते थे कि द मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस केस में ये नहीं होने वाला क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ही सेम नहीं है, तो मास कहाँ से सेम होगा। तो इसे हमेशा कहा जाता है कि प्लीज़ कन्वर्ट इट इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करने वाले हैं। क्या है यहाँ रिएक्शन, उसे हम लोग कॉपी करते हैं। Zn plus HCl, Zn plus HCl becomes ZnCl2 plus H2। देखते हैं कि कैसे बैलेंस करने वाले हैं। हालांकि अगर आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ, अगर आपको समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूँगा। फ़िलहाल आप शॉर्ट प्रोसेस में यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक सिंपल सा बैलेंसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सेम है। हाइड्रोजन इस तरफ 1 है लेकिन दूसरे साइड कितना है, 2 है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ हाइड्रोजन के आगे में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 से जैसे ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देखेंगे जिंक 1 था दोनों तरफ। अब जैसे ही 2 से मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया तो H आप देख सकते हैं इस तरफ भी 2 है, उस तरफ भी 2 है। क्लोरीन इस तरफ कितना है, 2 × 1 2, क्लोरीन भी इस तरफ 2 हो गए और इस तरफ भी क्लोरीन कितना है, 2 है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया HCl के आगे एंड ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मैंने मीनिंग क्या बताया था, दैट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ़ एटम्स होने चाहिए। आप देख सकते हैं अनबैलेंस में क्या है, क्या दोनों साइड इक्वल है, इधर 1 है इधर 2 है, इक्वल नहीं है। और बैलेंस में क्या है, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या है और आप किस किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैप्टर में कंटिन्यू अच्छे से करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेमोराइज ऑल द टाइप्स ऑफ ऑल द सिम्बॉल्स। ज़्यादा से ज़्यादा सिम्बॉल्स को मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स, सिम्बॉल्स, फॉर्मूले देखिए कैसे 2 अलग अलग एलिमेंट्स को एक कैटायन एनायन के रिएक्शन से एक फार्मूला प्रोड्यूस होता था। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलाज कंपाउंड्स के याद करिए, इन सब चीज़ों को मेमोराइज़ करिए, तभी आप आगे इस चैप्टर में प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं तो इस चैप्टर में आगे आपको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा सिम्बल्स को याद करिए, एटॉमिक नंबर याद करिए, ये सब चीज़ें। केमिकल इक्वेशन जैसे मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बताया था, उसमें मैंने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए। अब उन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स भी बताए थे, आपको उन 5 एग्जाम्पल्स को भी याद करना है। आपके लिए जितने इसमें थ्योरी इम्पॉर्टेंट है उतना ही इस केस में, इस चैप्टर में और इस पूरे क्लास 10 की केमिस्ट्री में इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ट्राई टू मेमोराइज इट, आपके लिए आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। आई होप यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज़ यू कैन। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ये जो नए हैं या अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि सारे नोटिफिकेशंस, वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड अगर अभी भी आपको किसी तरह के डाउट्स हैं then please do tell us in the comment section, or you can also contact me in the WhatsApp number given in the description. तब तक के लिए stay home, stay safe and keep learning.